नमस्कार दर्शकों, हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर नई कड़ी में एक नई महिला को लेकर आते हैं और जो महिला सशक्तिकरण का एक साक्षात उदाहरण होती है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पद्मा मुंडे जी। मैडम, कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, मैडम के बारे में बता दूं, मैडम पहले प्रोफेसर इंजीनियर रह चुकी है, फिर प्रोफेसर रही और उसके बाद अब वो एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो मैम, मैं पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर पद्मा मुंडे, डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस, एक सफल इंजीनियर और वर्षों का कार्यानुभव। मैडम ने ना जाने कितने रिसर्च वर्क किए हैं। शी इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोफेशनल सोसाइटीज़। इतनी सक्सेस के बाद एक दिन अचानक ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी का पता लगना। आमतौर पर जहां ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी का पता लगने के बाद लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डॉक्टर पद्मा मुंडे जी ने इसका सफल इलाज कराया और ठानी किसी के लिए कुछ कर गुजरने की। शुरुआत हुई एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की। बस्तर के ट्राइबल ढोकरा आर्ट को आज न केवल वो देश में अपितु विदेशों में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं। डॉक्टर पद्मा मुंडे आज एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से उन्होंने कैसे जीत हासिल की और कैसे वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बनी। सबसे पहले तो आपका एक परिचय जो हमारे दर्शकों के लिए। जी मैम। नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पद्मा मुंडे। बेसिकली आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। मैंने मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन अमरावती यूनिवर्सिटी से किया है 1989 में। उसके बाद मैंने एमई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम GSITS इंदौर और उसके बाद मैंने पीएचडी की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फ्रॉम GEC जबलपुर एंड RGPB भोपाल। और मेरा 89 से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई है और अभी तक वो चल रही है। अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। तो लेकिन ये जर्नी में बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा जी है। और मैम, जैसे उसके बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बन गई और दर्शकों में खास तौर पे ये बताना चाहूंगी कि बस्तर आर्ट जो कि काफी फेमस होता है, तो मैडम की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि इन्होंने बस्तर के लोगों को, जो ट्राइबल एरिया है, उनको एक मोटिवेशन दिया और उनके काम को आगे बढ़ाया और ये उनसे सामान लेके फिर आगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैम करती है। और ना केवल काफी सोशल वर्क से मैम जुड़ी है, काफी चीजों से मैडम जुड़ी है और अब इनका जो ये बस्तर आर्ट वाला जो हमारा काम है, जो हमारी इंडिया की एक खूबी है, मैं कहूंगी, वो ना केवल देश में अपितु विदेशों में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है मैम का। तो मैम, इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगी कि ये सब यात्रा के पहले दर्शकों एक और बात आपको खास तौर पर बताऊं कि मैडम को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद मैडम ने हिम्मत नहीं हारी और कैसे वो आगे बढ़ी, ये कहानी को हम जानते हैं मैडम के जुबानी। तो मैडम, सबसे पहले मेरा सवाल कि क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, प्रोफेसर बनी, कैसे आपको लगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं? मैं कभी सोचा ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे करके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब मेरे हस्बैंड एक्चुअली इनिशियली इंदौर में पोस्टेड थे और उसके बाद ही गॉट ट्रांसफर टू रायपुर। तो हमने बस्तर के जंगल के बारे में सुना था कि वहाँ बहुत स्किल्ड आर्टिसन रहते हैं। तो हम लोग वहाँ जाते थे और जब मैंने उनको देखा, उनका काम देखा, मैं तो थ्रिल्ड हो गई बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जॉब में थे तो वो 10 to 5 का एक फिक्स फॉर्मेट होता है ना, हम आजू बाजू में कहीं नहीं देखते हैं। लेकिन जब मैंने मेरे प्रोफेशनल लाइफ का काम थोड़ा कम कर दिया, तब मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया। तो जब मैंने पहला एग्जीबिशन कराया, वो भी मुझे मेरे आर्टिसन ने फोर्स किया कि नहीं, आप एग्जीबिशन करो। तो मैं उनको यही कही कि मैंने तो कभी कोई चीज सेल नहीं की है, मैं कैसे करूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम जी, हम आपको सामान ला के देते हैं, आप एग्जीबिशन कराओ, जो नहीं सेल हुआ वो आप हमको रिटर्न करो। तो उनसे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला और मैंने पहला एग्जीबिशन मेरे मायके में किया, अमरावती महाराष्ट्र में, और वेयर आई गॉट ए ह्यूज रिस्पॉन्स एंड लाइक दिस द जर्नी स्टार्टेड। ओके। और ये जर्नी बस स्टार्ट हुई थी मैडम और आपको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो आमतौर पे जब हम कैंसर की बात सुनते हैं दर्शकों, तो एक बार रूह कांप जाती है। तो कैसे मैडम, कोई डिमोटिवेशन या कुछ ऐसा लगा एक बार के लिए भी कि अब क्या आगे व्हाट? नहीं, ऐसा मेरे मतलब ऐसा कहते हैं कि
जो भी उस सफर से जाता है उसको उसका दिमाग में पहले यही आता है कि मुझे क्यों। लेकिन मैं आपको इतना इससे बताती हूँ कि मेरे कभी दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे क्यों, भगवान मुझे क्यों। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो भी होता है हमारे लाइफ में वो उसी का है, अच्छा या जो भी है। ठीक है, तो मैंने तो इस तरीके से किया कि जब मैं उस जर्नी से जा रही थी, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी पेनफुल। और आपको आपके फैमिली का, सबका, फ्रेंड सर्कल का, सबका सपोर्ट लगता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी मैंने ये बसर का काम करना नहीं रोका, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि जब भी मैं चुप शांति से बैठूं तो मेरे दिमाग में वो ही बीमारी का आता था। जी। लेकिन लाइक दिस, और वो 6-7 महीने में वो ट्रीटमेंट भी खत्म हो गई है और मैं अभी रिकवर भी हुई। तो अब लोगों को बिलीव नहीं होता है मुझे देख के कि यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, मुझे थैंक बिलीव यू, नहीं हो रहा। थैंक यू। ओके। जी मैम। तो मैम, जैसा आप एक प्रोफेसर रही, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड आपका रहा, तो आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं और जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं तो एक एक कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन होता है कि आप तो इंजीनियर थे, आप अपने फील्ड में काम नहीं कर रहे। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक बेसिकली एक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कुछ भी करें। तो इस बारे में आप कैसे क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इंजीनियरिंग फील्ड से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना क्या आसान रही जर्नी? कैसे शुरुआत हुई कि आप बस्तर तक पहुंची और बस्तर के ट्राइबल को आपने आगे बढ़ाया है? तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक देश के लिए सम्मान की बात है, क्योंकि आपने विदेशों तक हमारी कला को पहुंचाया है अपनी एजुकेशन के जरिए। तो कैसे हुई इसकी शुरुआत, वो हमारे दर्शकों को बताइए। वही हम बस्तर में मैं पहली बार जब गई थी, दैट ईयर वाज 2009 जी। and my husband got transferred in 2009 only from Indore। जी। तो मुझे ये आर्ट अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। जी। लेकिन 10 to 5 का वो जो ऑब्जेक्ट वो रहता है लिमिटेशन, उसके कारण मैं नहीं कर पाई। जी। लेकिन जब सोचा कि नहीं, अब करना ही है इनके लिए, क्योंकि मेरे अब अलग अलग जगह जॉब की हूँ, जी। महाराष्ट्र में किया है, एमपी में किया है और अभी छत्तीसगढ़ में भी कर रही हूँ। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, तो मैंने ये पहले सोचा था कि मैं इनको काम दिलवाऊं करके। जी। लेकिन वो हर बार कुछ कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही है। तो आर्टिसन ने मुझे ये कहा कि आप क्यों नहीं करते, जी। आप क्यों नहीं करते। और फिर उन्होंने मुझे यानी आप ये बता रहे हैं हमें कि एक ट्राइबल बंदे ने आपको इस काम को करने के लिए मोटिवेट किया कि आप ये करो करके, हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि मैंने और मेरे फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। जी। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर है, बेटा भी इंजीनियर है, तो और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बिजनेस बैकग्राउंड है। लेकिन टीचिंग में ही रही हूँ पूरे टाइम। लेकिन अब ऐसा है कि अब मुझे जरूर इस स्टेज पे फील होता है कि अरे पहले से स्टार्ट किया होता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि अभी अलग अलग लोगों से मिलते हैं। मेरा जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया। और इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारी जगह जाते हैं। ऐसा मुझे ऐसा याद नहीं अभी कि कोई स्टेट बचा होगा या एकदम फार अवे है छत्तीसगढ़ से, वहाँ भी कोई बचा होगा। इवन पठानकोट एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ तक भी मेरे प्रोडक्ट्स गए थे। एंड नाउ आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ। मुझे मतलब वो देखो, और एक होता है कि अपनी जो हॉबी होती है ना, उसको अगर आप प्रोफेशन बनाओ तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत खूबसूरत बात, बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज वो फोर्सफुली जो रहता है ना उसमें। तो कहीं ना कहीं आपकी हॉबी रही थी कभी स्कूल में, कॉलेज में, समवेयर? मुझे आर्ट्स, मतलब आर्ट का मतलब आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट आर्ट। तो वो मुझे था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी करके। जी। इस जगह मैं आपको रोकना चाहूंगी और अपने दर्शकों के लिए आपसे एक विशेष सवाल पूछना चाहूंगी कि आमतौर पे जो हमारी गृहिणियां होती है मैम, जिसे हम कहते हैं हाउस वाइफ या समथिंग, हम ऐसा कहते हैं, तो वो क्या करती हैं घर में, इतनी जिनको पता है कि भाई वो जॉब तो नहीं कर सकती कभी फैमिली प्रेशर की वजह से कि उन्हें अलाउड ही नहीं होता, बट वो अपनी हॉबी को भी मार देती है। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी हॉबी थी आर्ट एंड यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स आर्ट, और आज आपका वो प्रोफेशन और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग, ना केवल अर्निंग बल्कि आपने एक पहचान भी बनाई है समाज में, हमारा आप यू आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री ऑल्सो। तो उनके लिए आप कुछ बताइए कि क्यों आपको हॉबी एक रखना बहुत जरूरी है और काम के साथ भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हॉबी रखना बहुत जरूरी है। जैसे भी मेरी फ्रेंड सर्कल की बात करती हूँ तो हम लोग कभी बैठे थे क्या करेंगे यार रिटायरमेंट के बाद।
तो सही में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। True. तो इसलिए ना अपनी हॉबी कुछ भी करो, आप रीडिंग करो, म्यूजिक सुनो, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करो, कुछ भी हॉबी रखो, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट तो लाइफ में एक बार होनी ही है। और मैं जहाँ तक गृहिणी का बात करूंगी, तो जैसे उनको हाउसवाइफ कहा जाता है, तो मुझे तो वो चीज वो नहीं It होती hurts. है। हाँ, Yes. इट हर्ट, क्योंकि जब हम लोग भी जिस दिन हॉलीडे रहता है, जिस दिन घर रहते हैं, उस दिन पूरा दिन बिजी रहते हैं। Busy रहते तो कैसे कह सकते हो कि हाउस वाइफ के पास कोई काम नहीं होता है? मुझे तो लगता है कि वो सबसे अच्छा प्रोफेशन और सबसे हार्डवर्क उसमें है। और मैं एक और कहना चाहूंगी कि आप पैशन तो आपका हर किसी का कुछ ना कुछ पैशन होता है, लेकिन उसमें हार्डवर्क बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। Dedication, hard work is डेडिकेशन, must. हार्डवर्क, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें करनी ही होती है। वैसे भी मैम मैं मानती हूँ कि कुछ भी आप काम करिए, आप चाहे घर का कोई काम ले लीजिए, है ना, और चाहे आप कुछ भी, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करती हैं और उसको उस पे अपना एफर्ट्स नहीं लगाती हैं, तब तक सब कुछ इन वेन है, मतलब सब वेस्ट हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है मैम। क्योंकि आप वो ट्राइबल एरिया के एक अशिक्षित जनजाति से डील करती हैं, मतलब जो उतनी पढ़ाई नहीं जानते, जिन्हें बिजनेस नहीं पता, उनको डील करना, उनको समझाना, उनसे काम निकालना कितना चैलेंजेस आप फेस करती हैं अपनी लाइफ में? हाँ, वो इनिशियली मुझे वो क्योंकि कई बार उन ट्राइबल एरियाज में फोन भी रीच नहीं करते। हाँ, और बहुत जी। सारा, मतलब ये जो डोकरा आर्ट है ना, ये बहुत सारा नेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो इसका मोल्ड क्या बनाते हैं, ये जो आपका ये सब कुछ रखा है ढोकरा आर्ट ही है? हाँ, ये डोकरा आर्ट है, ये म्यूजिकल म्यूजिशियन बनाया है। हाँ। और ये यहाँ के ट्राइबल फेसेस है। दिस इज आल्सो द म्यूजिशियन, हाँ। हॉर्स राइडर, दिस आर एलिफेंट, सम these are the bangles. Oh. Even I wear Oh, that's very bangles. very beautiful. Yes. And jewelries are also available. Even I wear this jewelry. This pendant is made by the artisan. Okay. Okay. This is made by the artisan of West Bengal. Okay. So I face the And challenge. this art pieces also are of Dokra art. Yes, yes, Dokra art. Okay. It's popularly known as Dokra art or Dokra art. It's Okay, very okay. ancient technique. Okay. Lost wax technique, and It's very beautiful और इतना इसमें इतनी Intricately. बारीकी से किया गया है। बारीकी से और किया गया। क्या ये एक्चुअली में ट्राइबल पीपल ने किया है? ये ट्राइबल पीपल ने ही किया है। और दूसरा कि अगर उनको ये म्यूजिशियन के अगर 100 पीसेस बनाने हैं, तो दे हैव टू मेक द 100 मोल्ड्स। ऐसा नहीं है, मशीन जैसा नहीं होता है कि एक मोल्ड बना लो और 1000 पीसेस उसमें से। तो वही उसमें, मतलब मैं तो उनकी दीवानी हूँ। और जो जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो क्या है कि आप एक अलग प्रोफेशन से आते हो, आपको एक टाइम टेबल आप हर बार फॉलो करते हैं, तो ये इनके साथ नहीं होता है। कभी कभी फोन भी नहीं मिल पाता है, कभी डिले होता है ऑर्डर मुझे डिलीवर करने में। तो इनिशियली मुझे तो काफी पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता। लेकिन एक है कि बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं। कभी मतलब मुझे मैंने तो आपका वर्कशॉप भी देखा है, जिसमें आपके कारीगर काम भी करते हैं, बहुत खूबसूरती से मैंने पेंटिंग्स वगैरह भी देखी है जो आप एक्स्ट्रा करते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी आपकी बायोडाटा में पढ़ा है कि आप जो आपके अंडर जो काम करते हैं, उनका भी आपने एजुकेशन वगैरह भी फाइनेंस किए हैं, तो बहुत अच्छी पहल है मैडम। तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि उनके टैलेंट को आप कैसे समझी, उन्हें किस तरीके से आप ग्रो कर रही हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मुझे ऐसा हर बार लगता है कि हम हमारे लिए तो जीते ही है। और मैं भी, जब तक मेरा बेटा 12th में नहीं आया और उसका पढ़ाई हुआ कंप्लीट, वो NIT नहीं गया, तब तक मैं बिल्कुल पूरा टाइम उसी को फोकस करती रही। लेकिन जैसे उसका कॉलेज सब खत्म हो गए, तो फिर तब कहाँ मेरा इन लोगों की तरफ ध्यान गया। तो अभी मेरी एक जो वर्कर है, उसने BSc बायोलॉजी किया हुआ है, PGDC किया हुआ है, अभी वो MA हिंदी सेकेंड ईयर में है। और दूसरा जो है वो भी मतलब ये लड़की ट्राइबल नहीं है, लड़का ट्राइबल है। इसने BSc बायोलॉजी किया और अभी उसने MSc जूलॉजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है साइंस कॉलेज में। जबकि वो एक मेड का बच्चा है। ओके जी। और लेकिन उनमें टैलेंट बहुत था, मैंने वो देखा। मतलब वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, पेशेंस बहुत थे वो। इस तरीके से मैंने देखा और फिर उनको मैंने कहा नहीं, आगे बढ़ाना है। अभी मैं उसको कहती हूँ कि तुम मतलब हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, कि तुम MSc करो, उसके बाद PhD करो और फिर जॉब करो।
अभी जॉब की इतना जल्दी तो है नहीं। जी, खैर आपने जिन्हें शिक्षित करवाया वो तो खैर एक अडल्ट बच्चे थे। लेकिन आमतौर पे भी जैसे हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर को एक क्राइम माना जाता है, चाइल्ड लेबर को नॉर्मली क्राइम माना जाता है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अगर उन्हें किसी इस तरीके के काम से जोड़ा जाए, जैसे पेंटिंग या ड्राइंग, तो इससे ना केवल जो आपका भी काम है जिसमें आप मधुबनी आर्ट मैंने आपके पास देखी है और काफ़ी आर्ट्स मैंने देखी है, इससे अगर उन बच्चों को जोड़ा जाए जो नहीं जा पा रहे हैं या स्कूल के बाद भी, तो ये एक तरह से ना केवल उन्हें कुछ अर्निंग देगा, इसके अलावा उनकी क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाएगा। तो ये भी एक अच्छी पहल है मैडम, मुझे लगता है। ये बहुत अच्छी पहल है। इवन मेरा जो एक आर्टिसन है, जो ट्रेवल बच्चा है, वो उसने अभी यहाँ पे जी। कुछ वर्कशॉप चली थी, समर वर्कशॉप चली थी, तो उसने वहाँ पिचवाई आर्ट एंड वर्ली आर्ट ये सारा उसने सीखा है। लेकिन वो लोगों में मतलब आप उनको बस आपको एक डायरेक्शन देना है, उन लोगों को नहीं पता होता है, आपको डायरेक्शन देना है। वो आप 5% बोलोगे, वो 50% कर लेंगे। मतलब नहीं, वो तो ये सब काम देख के मुझे लग ही रहा है कि कितना प्रोफेशनली किया है। और आमतौर पे जो हमने ढोकरा आर्ट जो मैंने देखा था एग्जीबिशंस या इस तरह के उसमें मैंने नॉर्मल देखा, बट आपके कलर्स एंड ऑल दैट मैंने उसका एक क्रिएटिविटी देखा है, जैसे मैं उसमें भी देख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी पहल मैम, आप समाज के लिए भी काफ़ी वो हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी अपने दर्शकों को कि जैसा कि कहा जाता है कि नौकरी आपको बांध देती है समय सीमा पे, लेकिन अगर आप खुद का काम करते हैं, एक वुमेन्स के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो यही मैंने देखा है कि अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाती, अपने घर को समय नहीं दे पाती, और अगर वो उनको समय देती तो कहीं ना कहीं उनकी आशाएं या उनकी महत्वाकांक्षाएं दब जाती हैं। और कई बार होता है कि महिलाएं अगर इतनी महत्वाकांक्षी ना भी हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक समय पे जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं, देन दैट इज द मोमेंट उनको फील होता है कि कुछ करना चाहिए था, एक नॉर्मल लेडी जिसने बाहर की दुनिया नहीं भी देखी, और तब वो अचानक से आती है और वो डिप्रेशन जैसा ही हम बोल रहे हैं, कि अरे सब बिजी है और मैं जी। तो कैसे एक जो आम गृहिणी है वो अपने जीवन को बैलेंस करते हुए, या हम वर्किंग वुमेन्स की भी अगर बात करते हैं, हम इसी तरह की चर्चाएं करते आते हैं आप जैसी महिलाओं से, कि जो वर्किंग महिला भी है वो भी उसको बैलेंस करने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत हाँ। क्योंकि घर का भी देखना है, फिर प्रोफेशनल। लेकिन आपने जो ये आर्ट अपनाया जिसे आप घर से भी बैठ के कर सकती है मैनेज, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपका क्या कहना है, वो बताइए कि अपना खुद का बिजनेस चालू करना वो कितना अच्छा है, कितना कठिन है, क्या स्ट्रगल्स है और कितना बेहतर है। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि नौकरी और एंटरप्रेन्योरशिप क्या आपको बेहतर लगता है, और क्यों, और क्या कैसे हम इस पे आगे बढ़े? जी। नहीं, अभी मैं इस स्टेज पे ये कहूंगी कि हाँ, मैंने ये बिजनेस बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन जब हम यंग रहते तो वो टाइम पे वो डिमांड रहती है कि हमें पेमेंट्स भी करने होते, तो सैलरी हमें मंथली चाहिए रहती। बिजनेस में जरूरी नहीं है ना कि इनिशियली तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर पैसा आता है। लेकिन हाँ, अभी आप कहोगे तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे अलग जरूरतें रहती है हमारी। और आज ये मेरा पैशन भी है, मैं ना भी कमाऊं तो भी मैं किसी के लिए कर रही हूँ, ये ही बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। मैम आपने सोशल वर्क भी किया है, आप इतनी बड़ी बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से आप उभरी हैं, तो बस ये बताइए मुझे तो क्योंकि समय सीमा से हम बंधे हुए हैं, आप ये बताइए कि कैंसर पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर से आपने लड़ाई की और आज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं अपने बिजनेस को, क्या कहना चाहेंगे कैंसर पीड़ितों को? हाँ, वो वर्ड सुन के ही सब लोग डर जाते हैं। जी। मुझे भी जब पहली बार डिटेक्ट हुआ मेरा, तो सारा चीजें नागपुर बॉम्बे में हुआ था, तो वो वर्ड जो मैंने सुना तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा अरे, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि देखो ठीक है, उसी का मर्जी था, हो गया, लेकिन एक ही दो रास्ते हैं, या तो आप ट्रीटमेंट ना कराओ, एक कराओ, और करोगे तो आपको तकलीफ होगी, फिजिकल तकलीफ तो होगी। बस वहीं पे सारी चीजें खत्म हो गई। उसके बाद मैंने आई नेवर थॉट ऑफ कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। और वो दिन निकल गए, मतलब फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, मेरे इन लॉज है, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया वो ड्यूरेशन में। और इवन मेरा कीमो चलता था, रेडिएशन चलता था, तो फ्रेंड सर्कल भी आके मेरे पास रहे वो लोग, तो वो दिन निकल गए।
लेकिन आप, मेरा ये कहना है कि वो चीज से आप डरो नहीं। ऐसा नहीं है कोई चीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है दर्द बहुत है, होता ही है। अब कहीं गिर भी जाते हैं तो होता है ना दर्द, तो अब शरीर के अंदर कुछ जाएगा तो दर्द तो बहुत होगा, लेकिन डरो मत, क्योंकि वो एक लिमिटेड स्पैन के लिए वो दर्द है आपका, 6 महीने 9 महीने बस। उसके बाद आप मतलब क्या आपको देख के आपको मुझे देख के लगता है कि ये बीमारी से मैं गई हुई हूँ ये तो ऐसा नहीं है, बस वो वर्ड से मत डरो, बाकी सब कुछ वो भगवान ने दिया है तो वो निकालेगा भी आपको उसी से। जी, मैंने तो आपको पहले भी देखा है, तो मुझे तो लगता है आप और ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं कैंसर के बाद। थैंक यू। यू आर मोर ब्राइटर एंड मोर यंग लुकिंग, आपका स्किन वगैरह तो जो भी मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेट हुई होगी हमारी जो वुमेन्स क्राउड है स्पेशली। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर मेल्स भी अगर अपनी वाइफ्स को अगर हेल्प करें, और जिस तरीके से मैम ने मोटिवेट किया उनके हस्बैंड ने भी उनको, और वो कैसे आगे बढ़ती गई। मैम, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत में हैं, जैसा मैंने कहा, संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ तुम्हें कि आप नौकरी पेशा हो, आप होम मेकर हो, आप बिजनेसमैन हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको वो चीज़ों से अलग होना ही, दूर मतलब रिटायरमेंट तो होना ही है। जब अपन होम मेकर भी है तो बच्चे बड़े हो जाते निकल जाते हैं, तब भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल आप हॉबी कुछ अपनी रखो, कुछ भी रखो, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करो या आपको रीडिंग का शौक है आप वो करो, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है, वो ही आपका साथी होता है। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि जिस बीमारी से मैं गई हूँ और जिसका नाम सुन के लोग एकदम डर जाते हैं, वो इतना भी डरावना नहीं है। ठीक है, वो एक फेज रहता है लाइफ में, उसमें मुझे भी तकलीफ हुआ, लेकिन अब सब ठीक है। यही मैं और आपको कभी कभी लगता है कि कुछ बुरा होने के बाद ही शायद कभी कुछ ऐसा भगवान हाँ, ऐसे भी करते हैं कि वो हमें एक नई चीज हाँ, करने के लिए भी प्रेरित करता है। जी मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ना, तो बस वही है। जी मैम, बहुत ही अच्छी चर्चा रही आपके साथ और बहुत मजा आया आपके साथ बात करने। और वैरायटी दिखी हमें आपके प्रोफाइल में। आप इंजीनियरिंग प्रोफाइल से थे, फिर आप बिजनेस वुमेन बन गई, आप एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी महिलाओं के लिए काफी काफी प्रेरणा स्रोत रही होगी आपकी ये जो हमारी चर्चा रही। थैंक यू। आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी अच्छे से हमें जानकारियां दी, इतना मोटिवेट किया आपने हमारी क्राउड को, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये अनोखी सी चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। एक और महिला हमारे साथ, एक संघर्ष करती हुई महिला, देखा आपने कि मैडम कैसे आगे बढ़ी। उनकी ऐसा नहीं था कि संघर्ष उनकी जिंदगी में नहीं आए, काफी संघर्ष है। उन्होंने भी अपने परिवार बच्चों को छोड़ के, पहले वो नौकरी पेशा थी, फिर उन्होंने बिजनेस चालू किया, बीच में कैंसर ने भी दस्तक दी। कैसे उन्होंने कैंसर को हरा के एक और ट्राइबल लोगों को भी वो मदद करी, ना केवल इस सर्वाइवल के बाद वो खुद को संभाला उन्होंने, अपितु उन्होंने जितना भी जो बस्तर के जो ट्राइबल एरिया, उनका बिजनेस ना केवल देश में, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कि विदेशों तक भी पहुंचाया है। ऐसी ही मिसाल भरी कहानियां हम हर कड़ी में आपके लिए नई नई कहानियां लेके आएंगे, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर हमारी इन कहानियों को देखकर अगर एक भी महिला सशक्त हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, तो हमारा इस कार्यक्रम को लाना सार्थक हो जाएगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी और आपको लगता है कि आप हैं सशक्त और आप कर सकती हैं बाकी महिलाओं को भी अपने ही जैसा प्रेरित, तो आपकी कहानियां हमें आमंत्रित हैं हमारे ईमेल आईडी पे, जो फ्लैश करेंगे हमारी मैसेज लाइन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूं कि आज का अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। आने वाले अंकों में ऐसी ही कहानियां आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।